सुन राकेश, पिताजी जल्दी ही जमीन बांटेंगे, लेकिन बराबर हिस्सा क्यों दे हमको? हम बड़े हैं और जिम्मेदारी भी ज्यादा है। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है हमें 2 हिस्से मिलने चाहिए और अर्जुन को छोटा हिस्सा। वैसे भी उसे खेती आती कहाँ है। हाँ, और हमें अवसर मिलने पर ऐसा करना चाहिए कि ज्यादातर जमीन हमारे नाम हो जाए। अर्जुन तो सीधा है, आसानी से फंस जाएगा। दोनों बड़े भाई योजनाएं बनाते रहे। उन्हें केवल अपना फायदा दिखाई देता था, लेकिन अर्जुन बस सुबह से शाम खेतों में पिताजी की सहायता करता, लकड़ी लाता और घर का ध्यान रखता था। बस भगवान से यही दुआ है कि पिताजी स्वस्थ रहें और हम तीनों भाई मिलकर रहें। यही तो पिताजी का सपना है। कुछ दिनों बाद रघुवीर की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव का वैद्य आया, जांच की और गंभीर चेहरा बनाकर बोला, इन्हें आराम की जरूरत है। उम्र का असर है। अब तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रघुवीर ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे तीनों बेटे, मेरी 3 बीघा जमीन है। मैं इसे तुम तीनों में बराबर बांटना चाहता हूँ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन पिताजी, बराबरी का मतलब ये नहीं कि सबको एक जैसा हिस्सा मिले। हम बड़े हैं, घर के काम भी ज्यादा हमारे जिम्मे होते हैं। बराबर कैसे सही होगा? पिताजी, जैसा कहे वही ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ ही दिनों में रघुवीर इस दुनिया से चल बसे। पिताजी के जाने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर अर्जुन से, अर्जुन, हमने सोचा है कि खेतों की देखभाल हम कर लेंगे। तू तो जंगल जाकर लकड़ी लाता है। खेती तेरे बस की बात नहीं। तू अपनी जमीन हमें दे दे। जमीन आपको दे दूं, लेकिन मैं खुद खेती करना चाहता हूं। अरे भाई, हम तेरे भले की सोच रहे हैं। तू जंगल का काम अच्छे से जानता है। खेतों की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। पर पिताजी ने साफ कहा था कि पिताजी अब नहीं रहे। अब हम तय करेंगे कि क्या सही है। दोनों भाइयों ने नकली कागज तैयार कराए। अरे अर्जुन सुन, ये कागज पर हस्ताक्षर कर दे। सरकार द्वारा सारे जमीन का पंजीकरण हो रहा है, जिसके लिए तेरा हस्ताक्षर करना जरूरी है। लाइए भैया, जमीन का कागज मैं अभी हस्ताक्षर कर देता हूँ। अगली सुबह जब अर्जुन खेत पर काम कर रहा होता है, तभी उसके दोनों भाई गांव के जमींदार का इंडे साथ आते हैं। अर्जुन, जमीन पर अब काम करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भाइयों ने ये जमीन मेरे नाम कर दी है। उन्होंने मुझसे कर्ज लिया था, समझे? इसके बदले में। नहीं नहीं, मैंने कोई जमीन भी अपने भाइयों से नहीं बेची। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने तो सिर्फ मेरा हस्ताक्षर लिया था, ये बोलकर कि ये जमीन सरकार की पंजीकरण कर रही है। नहीं जमींदार जी, ये जमीन हमारी है। यह तो बस यहाँ काम करता था और ये जमीन को खुद की समझ बैठा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समझे? मुझे जल्द ही जमीन खाली चाहिए। यह तुम्हारा मसला है। तुम ही देखो। मुझे कल ये जमीन खाली चाहिए भीष्मा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है जमींदार जी। फिर जमींदार चला जाता है। जभी राकेश और भीष्मा अर्जुन को धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल देते हैं। अरे चला जाए यहाँ से। अब ये खेत हमारा है, समझा? अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं मेहनत से ही कमा कर जी लूंगा। पिताजी ने हमेशा कहा था, ईमानदारी कभी हारती नहीं। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही गांव पर पड़ी, अर्जुन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा, मेहनत अगर मंदिर है तो ईमानदारी उसकी पूजा। मुझे भी वही करना है। चाहे भाइयों ने धोखा दिया हो, पर मैं उन्हें बद्दुआ नहीं दूंगा। भगवान देख रहे हैं, सबका हिसाब वही करेगा। अर्जुन ने एक शांत जगह देखकर कुल्हाड़ी उठाई और सूखी लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी ले जाऊंगा ताकि मैं कुछ पैसे बचा सकूं। हाँ, अगले हफ्ते के लिए राशन भी लेना है। ऐसे ही जिंदगी काटते हुए 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अब भी अर्जुन के दिमाग में अपने भाइयों के प्रति धोखा घूमती रहती थी। एक दिन रोज की तरह अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया होता है। तभी अचानक जंगल की हवा में एक अनोखी आवाज सुनाई देने लगती है। कौन कौन है? कहीं मेरा वहम तो नहीं? ये आवाज कैसी थी? कुछ कदम चलने के बाद उसे एक बड़ा सा चमकदार पेड़ दिखाई देता है। ये कैसा पेड़ है?
मैंने कभी ऐसा पेड़ देखा नहीं। ना गांव वाले बताते हैं, ना पिताजी ने कभी बताया। क्या क्या मैं जंगल के किसी नए हिस्से में चला आया हूं? अर्जुन ने पेड़ के करीब जाकर उसका तना हल्के से छुआ। अरे, ये क्या था? क्या ये पेड़ जिंदा है? डरो मत मनुष्य, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ बोल कैसे सकता है? मैं सपना तो नहीं देख रहा। अगर तुम सपना देख रहे होते तो मेरे शब्द हवा में खो जाते, लेकिन तुम सुन रहे हो क्योंकि तुम चुने गए हो। आप कौन है? मैं इस जंगल का रक्षक हूं, सदियों पुराना वृक्ष जो मनुष्यों के दिल को पढ़ सकता है। और तुम्हारे दिल में मैंने सत्य देखा है, निर्दोषता देखी है, पीड़ा भी और ईमानदारी भी। मैंने मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे भाइयों ने मेरी जमीन मुझसे छीन ली। पर मैं भगवान को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मेहनत करने की ताकत दी। यही कारण है कि जंगल ने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी मेरी सहायता? लेकिन क्यों? क्योंकि ईमानदार मनुष्य इस दुनिया में कम होते जा रहे हैं, और जब ऐसा कोई मिलता है तो जंगल उसका साथ देता है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है और तुम्हें उसका सामना करने की शक्ति चाहिए। कैसी परीक्षा? क्या क्या मेरे भाई? सब समय पर जानोगे। पहले तुम्हें मेरी दी हुई शक्ति स्वीकार करनी होगी। अर्जुन ने पेड़ की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी साधारण दुख भरी जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा। एक बोलता हुआ वृक्ष, और वह उसे शक्ति देने की बात कर रहा था। अगर ये शक्ति किसी गलत काम में नहीं लगेगी, अगर इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। यही सुनने की आशा थी। अपना हाथ मेरे तने पर रखो। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ पेड़ पर रखा। अब तुम अकेले नहीं हो अर्जुन। जब भी संकट आए इस जंगल में आकर मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने पेड़ को धन्यवाद किया और लकड़ियां समेटकर बाजार की ओर चल देता है। अब डरने की जरूरत नहीं, अब भागने की भी कोई कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकूंगा भी नहीं। जंगल ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं खुद पर भरोसा करूंगा। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे भाइयों ने मेरा हिस्सा छीन लिया? क्यों उन्होंने मुझे बेघर कर दिया? लेकिन अब मैं समझ गया हूं, गलत लोग जितना भी आगे निकल जाएं, अंत में जीत मेहनत और ईमानदारी की होती है। अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं झुकूंगा नहीं, अब मैं डर कर नहीं जीऊंगा। मेरी किस्मत मेरी मेहनत लिखेगी। कभी सोचा भी नहीं था, एक दिन जंगल ही मेरा दोस्त बन जाएगा। एक पेड़ मुझसे बात करेगा, और वो भी इतना दयालु। शुक्रिया, सच में शुक्रिया। अर्जुन बाजार पहुंचकर अपनी लकड़ियों को बेचने लगता है और मन ही मन सोचता है, आज कुछ अलग होगा। मुझे महसूस हो रहा है जैसे किस्मत मेरे रास्ते में कुछ नया छोड़ने वाली है। चलो आज देखते हैं लकड़ी कितने में बिकती है। शायद भगवान आज कुछ अच्छा कर दे। इसी बीच पास ही एक बुजुर्ग बढ़ई अपने औजार संभाल रहा था। उसकी आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी, जैसे कई दिनों से कोई बड़ा बोझ उसे दबा रहा हो। अर्जुन ने उसे देखा और मन में कुछ महसूस किया। वो बिना झिझक उसके पास चला गया। नमस्ते काका। सब ठीक है? आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बेटा, क्या बताऊं, काम के लिए लकड़ी चाहिए पर अच्छी लकड़ी नहीं मिल रही, और जो मिल रही वो बहुत महंगी है। मैं गरीबों के लिए फर्नीचर बनाता हूँ, महंगी लकड़ी खरीदूंगा तो बेचूंगा क्या? अर्जुन ने उसकी परेशानी सुनी और अपने बोझ की तरफ देखा। उसके मन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शायद जंगल का संदेश उसके भीतर गूंज रहा था। काका, मेरी लकड़ी देख लो, शायद आपके काम आ जाए। बुजुर्ग बनई ने लकड़ी का गट्ठर खोला, टुकड़ों को उलट पुलट कर देखा और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। अरे बेटा, ये लकड़ी तो बहुत अच्छी है। इससे तो बढ़िया कुर्सियां बन सकती हैं और अलमारी भी। लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं, मैं ज्यादा दे नहीं सकता। काका, जितना दे सकते हो उतना दे दो, मेरी मर्जी से।
काका की आंखें भर आईं। उन्होंने शायद कई सालों बाद ऐसी दया देखी थी। बेटा, तुम जैसे लोग ही दुनिया को बचाए हुए हैं। तेरे लिए दुआ करूंगा। काका, दुआ का ही तो सहारा है, यही काफी है। काका ने जितना बन पड़ा उतने पैसे दिए। अर्जुन ने उसे बिना गिने जेब में रख लिया। आज कमाया ज्यादा नहीं था, पर आज अर्जुन को पैसा से ज्यादा सुकून मिला था। तभी दूर से दो आदमी अर्जुन की तरफ आते हैं। ये वही दो आदमी थे जो हर दिन उसे परेशान करते थे, उससे कम दाम में लकड़ी खरीदकर मोल भाव करते थे और कई बार उसे अपमानित भी कर चुके थे। ओए अर्जुन, कितने में बेच रहा है लकड़ी? आज सस्ती में दे दे। अरे तेरा और कौन है यहाँ? हम ही ग्राहक तेरे हैं। आज मैं लकड़ी औने पौने दाम में नहीं बेचूंगा। क्या तू हमसे ऐसे बात करेगा? जितने का सही दाम है उतने में ही बिकेगी, वरना मैं वापस ले जाऊंगा। ठीक है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, बता कितने में दे रहा है। अर्जुन ने सही मूल्य बताया और पहली बार उन दोनों ने बिना बहस किए उतने पैसे दे दिए। मेहनत की चीज की कीमत कम नहीं होती। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और ईश्वर के आशीर्वाद से आती है। अर्जुन आज अपनी सारी लकड़ियां बेचकर बाजार से घर की ओर जाने लगता है। आज सच में ऐसा लगा जैसा मेरा कोई है जो मुझे देख रहा है, मुझे समझ रहा है, मुझे संभाल रहा है। लेकिन जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचा, उसकी मुस्कान ठहर गई। उसके दोनों भाई दूर से उसे आते दिखाई देते हैं। अरे अरे देखो, हमारा छोटा भाई अर्जुन। अरे कैसा है रे तू? सुना है आजकल खूब कमाई कर रहा है, लकड़ी बेच बेच कर माला माल हो गया होगा। तुम दोनों को क्या काम मुझसे? जो बात है साफ साफ बताओ। अरे इतना आकर, हम तेरे भाई हैं आखिर। वैसे सुना है आज लकड़ी अच्छे दाम में बिकी है। अगर ज्यादा पैसे हो तो कुछ घर बेच देना, आखिर में हम भी तेरे भाई है ना। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। पहले वो इन बातों पर टूट जाता था, लेकिन आज उसके भीतर जंगल की शक्ति खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, भाई होने का फर्ज तुम दोनों ने उसी दिन छोड़ दिया था जब मेरी जमीन हड़प ली थी। आज तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, मेहनत की कमाई मांग रहे हो। जुबान देख अपनी, तू हमसे ऐसे बात करेगा? तेरे को पाला पोसा किसने? अगर तुम्हें पालने का इतना ही शौक था तो मेरी जमीन क्यों ले ली? मुझे घर से क्यों निकाला? मेरा हक क्यों छीना? और आज मेरी मेहनत पर नजर क्यों है? राकेश के चेहरे पर हंसी फीकी पड़ गई। अरे किसी ने इसमें तुझे उकसाया है क्या? हाँ, किसी से मिला है तू जंगल में? ये बदल कैसे गया तू अचानक? मैं सिर्फ अपने आप से मिला हूं और बस मुझे इतना समझ में आ गया है कि जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ज्यादा उड़ मत, वरना क्या डराओगे तुम? क्योंकि मैं अब डरता नहीं। तुमने मेरी जमीन ले ली ठीक है, घर ले लिया ठीक है, पर मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, मेरी आत्मा, वो तुम छू भी नहीं सकते। दोनों भाई अर्जुन को देखकर दंग रह गए, जैसे पहली बार उन्हें एहसास हुआ हो कि अर्जुन अब पहले वाला नहीं रहा। लेकिन अर्जुन, हमने तो बस मजाक में। किसी की जिंदगी बर्बाद करना मजाक नहीं होता। और आज से मेरे रास्ते से दूर रहना, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। चल, इससे बाद में निपटेंगे। दोनों भाई बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। अब मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है, डर कर नहीं, दृढ़ता से। अगली ही सुबह अर्जुन पहले से कहीं ज्यादा जल्दी जाग जाता है। वो अपनी झोपड़े से बाहर निकलता है, कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसे देखते हैं। अरे ये अर्जुन है क्या? इतना बदल गया रातों रात। लगता है अब ये सच में कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन किसी की बात नहीं सुनता। उसकी नजरों में बस एक ही लक्ष्य, मेहनत और अपने हिस्से की इज्जत वापस पाना। आज बहुत लकड़ी काटनी है, बहुत ज्यादा। मुझे खुद को और दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में अर्जुन पसीने से भीग जाता है, पर उसके चेहरे पर थकान नहीं, जुनून था। घंटों बीतते हैं। अर्जुन लकड़ियों का ढेर लगाता जाता है, मगर अचानक जंगल के बीच से एक आवाज आती है।
वो आवाज जंगल का रक्षक वटवृक्ष का होता है। अर्जुन, नेकी का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। अच्छाई अच्छाई ही लौटाती है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन देख नहीं पाता कि आवाज कहाँ से आई, पर उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मेरी मेहनत ही मेरी साथी है, मेरी सच्चाई ही मेरी ताकत है। शुक्रिया पेड़ देवता। शाम तक अर्जुन ने जितनी लकड़ी काटी उतनी एक आदमी कई दिनों में भी नहीं काट पाता। सारी लकड़ियों को समेटकर अर्जुन घर की ओर चल देता है। सुबह सुबह अर्जुन अपनी लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। अर्जुन, इतनी लकड़ी एक दिन में? ये तो कल तक 2 गट्ठर नहीं काट पाता था। सेठ जी, मुझे अच्छे दाम चाहिए, मेहनत पूरी की है। तभी दूर से अर्जुन के दोनों भाई आते दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये वही अर्जुन है ना जो कल तक हमारे भरोसे जीता था। लगता है आजकल जंगल में जादू होने लगा है। मैं किसी का सहारा लेकर नहीं आया। मेहनत मेरी है, लकड़ी मेरी है और दाम भी ठीक चाहिए। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। सुना, ये लकड़ी ना खरीदना। क्यों भाई? क्योंकि जंगल का आधा हिस्सा हमारा है और जो भी अर्जुन काट कर लाया वो हमारी जमीन से लाया है। ओ, अगर जमीन तुम्हारी है तो लकड़ी भी तुम्हारी हुई। ये झूठ है। मैंने जंगल के उस हिस्से से काटी है जो सबके लिए खुला है। कह दो, सबूत कहाँ है? बिना सबूत के सच भी झूठ साबित हो जाता है। व्यापारी अब खरीदने से पीछे हटने लगते हैं। देखो अर्जुन, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। अगर ये दोनों भाई कह रहे हैं कि लकड़ी उनकी है तो हम नहीं खरीद सकते। रुकिए, एक बात साफ साफ सुन लो। मेहनत मेरी है, मेरा आरा, मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ, तो लकड़ी मेरी होगी। अच्छा, तो तू क्या करेगा? जिद छोड़ दे अर्जुन, जो तकदीर में है वही मिलना है। मेरी तकदीर मैं खुद लिखूंगा। इसी पल वो व्यापारी आता है जिसे पूरा बाजार सिंघानिया साहब कहता था। सब उसके लिए रास्ता छोड़ते हैं। वो अमीर और घमंडी आदमी था। शोर किस बात का है? जी साहब, ये अर्जुन हमारी जमीन से लकड़ी काट कर लाया। यह सच है क्या अर्जुन? तुझे यहाँ व्यापार करना है या नहीं? सिंघानिया साहब, मैंने लकड़ी इनकी जमीन से नहीं, अपनी जमीन से काटी है। मैंने चोरी नहीं की और किसी की जमीन से कुछ नहीं लिया। सुबह से झूठ बोल रहा है ये। पूरी पंचायत को पता है ये ईमानदार बनने का नाटक करता है। अगर तू सच बोल रहा है तो साबित कर। कैसे? जंगल चलकर दिखा दे, कहां से काटी है लकड़ी। अर्जुन एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके दिमाग में तुरंत वृक्ष की बात गूंजती है। जब भी संकट आए तो तुम मुझे मन में पुकारना। अर्जुन गहरी सांस लेता है और जंगल की तरफ चलने लगता है। ठीक है, चलिए जंगल, अभी इसी वक्त। चल अर्जुन, दिखा कहां से काटा है। भीड़ शोर मचाती है और पूरा बाजार जंगल की ओर जाने लगता है। वृक्ष देवता, संकट आया है, अब आप ही मुझे इस संकट से निकाल सकते हो। काटा हमारी जमीन से तो क्या दिखाएगा ये? बहुत बड़ी गलती कर दी है इसने। अर्जुन एक पल के लिए रुकता है। दूर उस जगह को देखता है जहां उसने पहली बार बोलने वाले वृक्ष को पाया था। वो गहरी सांस लेता है और सीधा उसी दिशा में चल पड़ता है। अरे अर्जुन, हम सब तो आ गए, अब बता भी दे क्या मसला है। आज सच सामने आ जाएगा, जो बरसों से छिपा रहा, जो मैंने कभी नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। पर आज सच जंगल बताएगा, मैं नहीं। इतने में वृक्ष की पत्तियां हल्के से हिली। लोग चौंक गए, कुछ पीछे हटे, कुछ डर गए, पर अर्जुन दृढ़ खड़ा रहा। गांव वासियों, तुम वर्षों से एक झूठ के साथ जी रहे हो और आज वो झूठ खत्म हो गया। ये पेड़ कैसे बोल रहा है? ये कौन सी लीला है? ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, ये जंगल का रक्षक है और ये हर सच जानता है। सुनो गांव वासियों, सालों पहले जब अर्जुन के पिता ने अपनी जमीन 3 हिस्सों में बांटी, उन्होंने तीनों बेटों को बराबरी में जमीन दी।
पर अर्जुन के बड़े भाइयों ने छल किया। छल मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने नकली दस्तावेज बनाए, एक लालची मुहरदार को खरीद लिया और अर्जुन से झूठ बोलकर उसके हिस्से वाले कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। हे भगवान, तो अर्जुन बेघर कैसे हुआ, आप समझ में आया? और यही नहीं, उन्होंने पूरे गांव में अर्जुन का मजाक उड़ाया, उसकी मेहनत को नीचा दिखाया, उसे नालायक निकम्मा कहकर बदनाम किया। असल में वो डरते थे कि एक दिन सच सामने आ जाएगा। भाई विक्रम और देव भीड़ में खड़े थे। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। वे कांप रहे थे, जैसे कोई उनका अपराध दुनिया के सामने खोल रहा हो। भाई विक्रम और देव भीड़ में खड़े थे। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। वे कांप रहे थे, जैसे कोई उनका अपराध दुनिया के सामने खोल रहा हो। यह झूठ है, एक पेड़ क्या जानेगा हमारी बातों को। मैंने सब देखा है, हर बात, हर योजना, हर धोखा। अर्जुन का हिस्सा चुराया गया है। गांव वाले राकेश और भीष्मा की तरफ घूरने लगते हैं। क्या सच में इन्होंने ऐसा किया? हमें तो लगता था अर्जुन खुद ही निकम्मा है। अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ। हमने कुछ नहीं किया, ये पेड़ झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना इंसान की फितरत हो सकती है, जंगल की नहीं। सच हमेशा प्रकृति में रहता है, बस इंसान ही उसे छिपा देता है। मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी को दोष नहीं दिया। मैं सिर्फ मेहनत करता रहा, क्योंकि पिता ने यही सिखाया था। पर सच अंत तक छिपा नहीं रह सकता। यह मामला गंभीर है, यह तो बड़ा अपराध है। जमीन हड़पना, झूठे कागज, ये तो पंचायत में ही तय होगा। हाँ, अब अंतिम निर्णय गांव करेगा। मैंने सिर्फ सच बताया, न्याय तुम सबको करना है। गांव वाले एक एक करके अर्जुन के पास आते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश और भीष्मा चुप खड़े थे, न शर्म का सामना कर सके, न गांव वालों की नजरों का। कल सुबह पंचायत बैठेगी और पूरा सच सुना जाएगा। कागजों की जांच होगी, फैसला होगा किसका हक किसका है। अर्जुन, कल तुझे इंसाफ मिलेगा। अर्जुन, याद रखना, सच हमेशा जीतता है, पर जीतता वही है जो सच्चा हो। अर्जुन ने पेड़ की ओर देखा और पेड़ को दिल से धन्यवाद किया। गांव वाले लौटने लगे। अर्जुन भी गांव वालों के साथ चला आया। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, पर गांव का चौपाल आज असामान्य रूप से भीड़ से भरा था। लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सब लोग ध्यान से सुनो। आज की पंचायत अर्जुन और उसके भाइयों राकेश और भीष्मा के विवाद पर है। जंगल में जादुई वृक्ष ने कल पूरे गांव के सामने एक बड़ा सच उजागर किया है। आज हम उसी का न्याय करेंगे। सबसे पहले सिंघानिया को बुलाया जाए। मुखिया जी, कल जो कुछ मैंने सुना वो पूरा सच है। मैं अर्जुन के साथ ही जंगल गया था। जैसे ही हम पेड़ के पास पहुंचे, वृक्ष ने वही बताया जो सालों से गांव में छुपा हुआ था। तुमने अपने कानों से सुना? हाँ, और मेरी बात खत्म नहीं हुई। आज मैं वो बात बताने आया हूं जो शायद अर्जुन को भी नहीं पता। भीड़ एकदम शांत हो गई। राकेश और भीष्मा ने सिर्फ कागज नहीं बदले, उन्होंने गांव के मुहरदार को धमकाया भी था। मैंने उनको मुहरदार के घर जाते देखा रात के अंधेरे में। दोनों चिल्ला रहे थे, बस मोहर लगा दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मुहरदार ने डर के मारे वैसा ही किया। ये झूठ है, सिंघानिया में बदनाम कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया। राकेश, अब बस करो। कल पूरे गांव ने जादुई पेड़ की बात सुनी है। आज सिंघानिया और भी सबूत दे रहा है। जवाब साफ दो, क्या तुमने ये सब किया है? हाँ, हमने किया है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाए, धोखेबाज कहीं के। अर्जुन के साथ इतना बड़ा अन्याय। अर्जुन फिर भी शांत बैठा रहा। उसका दिल भारी था, लेकिन चेहरा स्थिर। तुम दोनों ने जमीन हड़पने का अपराध किया है, झूठे दस्तावेज बनाए हैं, गांव में अर्जुन की बदनामी फैलाई है। ये बहुत गंभीर गलती है। पहला निर्णय है, अर्जुन का जमीन का हिस्सा तुरंत वापस किया जाए। दूसरा, कानून के मुताबिक तुम दोनों पर दंड लगाया जाएगा। तीसरा,
गांव की इज्जत को नुकसान पहुंचाने पर तुम दोनों की पंचायत में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। बिल्कुल सही, इंसाफ हुआ, इंसाफ हुआ। लेकिन तभी अर्जुन धीरे धीरे खड़ा होता है। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। मुखिया जी, गांव वालों, मैंने कभी अपने भाइयों के खिलाफ दिल में नफरत नहीं रखी। अगर आज ये सजा पाएंगे तो मेरा परिवार टूट जाएगा। मैं अपने हिस्से की जमीन स्वीकार करता हूं, पर मेरे भाइयों को माफ किया जाए। भीड़ एकदम शांत हो गई। सभी हैरान थे। इतना बड़ा धोखा, और फिर भी अर्जुन माफ कर रहा था। अर्जुन, सजा इसलिए दी जाती है ताकि लोग अपनी गलती समझ सके। क्या तुम सच में इन्हें माफ करते हो? हाँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें सजा दिलाऊंगा तो मैं भी वही बन जाऊंगा जैसा ये कभी मेरे साथ बने थे। मैं अलग रास्ता चुनूंगा, सच्चाई और परिवार का रास्ता। राकेश और भीष्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे पहली बार शर्म से टूट चुके थे। अर्जुन, तुम हमारी इतनी गलतियों के बाद हमें माफ कर रहे हो? हाँ भाई, क्योंकि अगर परिवार टूट जाए तो जीत भी हार लगती है। भाई, हमें माफ कर दो। हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें एक मौका दो। अर्जुन ने दोनों को गले से लगा लिया। चलो, अब सब ठीक है, नया अध्याय शुरू करते हैं। तो पंचायत का अंतिम फैसला, अर्जुन को उसका हक मिलता है। राकेश और भीष्मा को कठोर सजा से मुक्त किया जाता है क्योंकि अर्जुन ने इन्हें माफ कर दिया। अब तीनों भाई एक परिवार की तरह मिलकर रहेंगे। तीनों भाई अब सब साथ हंसी खुशी गांव में रहने लगते हैं। जंगल का वृक्ष दूर से खामोशी से सब देख रहा था, जैसे मुस्कुरा रहा हो। उसने सही इंसान चुना था।